कुछ क्षण से टूटा था उस दिन, जब घर आए लड़के वालों ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। आखिर कहाँ कमी रह गई थी? अपने कमरे में जाकर उसने खूब आंसू बहाए थे। क्या सच में वो शादी के लिए परफेक्ट नहीं थी? माँ भी घंटों न जाने क्या क्या सुनाती रहीं और पापा तो लगभग नाराज़गी से वहाँ से हट गए थे। छोटी बहन पारुल भी तो मुंह बनाते निकल गई थी। ये चौथी बार था जब फिर से किसी ने उसे सामने से मना कर दिया था। इसमें उसका क्या दोष कि वो दुनिया के हिसाब से रंग बदलने में माहिर नहीं। सीधा होना, लोगों के मुंह पर सच बोलना, क्या यह भी तेज होने की निशानी माना जाने लगा? बाहर बैठी दादी भी चिल्ला उठी थी, और पढ़ाओ इनको। जब कहती थी ज़्यादा पढ़ाने से अकल खराब होती है, तब ना समझा तूने। पहले तो बंस की जगह ये दो दो बोझ मेरे बेटे के सिर पर मढ़ दिए, अब झेलो। क्या किसी का श्राप सच में लगता है? सोचती हुई निदानिका अपने तकिए को आंसुओं से भिगोती रही। दादी, फिर पापा, पारुल, फिर माँ, उसकी शादीशुदा सहेलियाँ, मौसी, सबके चेहरे आपस में गड़बड़ होते जा रहे थे और वो एक गहरे खाई में गिरती हुई सी जा रही थी। निदानिका, निधु। उसने आंखें खोल दी। लगा मानो सुरंग से छन के कोई आवाज़ उसे पुकार रही है, पर नहीं, यह तो माँ थी। बेटा, दिल छोटा न कर, शादियों में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। कोई नहीं, परसों आ रहे हैं ना लड़के वाले, तू आंखें न सुझा, चल अब पराठे सेक, पापा आते होंगे। किचन में आकर उसने सिंक में मुंह धोया और सोचने लगी, पापा, हाँ पापा ही तो वो पहले आदमी जिन्होंने उसे आदमियों से सख्त नफरत करने पर मजबूर किया। उसका मन खट्टा हो गया था। कैसे हैं ये झूठे रिश्ते नाते? नहीं करनी शादी, नहीं रचना परिवार, क्या ऐसे ही नहीं रहा जा सकता? तभी अपनी सहेली नैना का हंस याद आ जाता है और मन में एक बार फिर मर्दों के लिए कड़वाहट पैदा हो जाती है। क्या फ़ायदा हुआ शादी का? शादी के 3 महीने बाद ही तो उसे परेशान करने की खबर आ गई थी। क्यों क्यों हमें क्यों ऐसे रहने के लिए मजबूर किया जाता है? वो भी विचारों में थी, पराठा जल चुका था। माँ ने आकर उसे सुनाना शुरू कर दिया था। पापा तो हमेशा से माँ की बात मानते रहे। बच्चों का वजूद उनके सामने कभी था ही नहीं। उन्हें तो बस माँ चाहिए थी। नफरत इस बात की थी कि वो बेटी है, बेटा नहीं। निधु, चल बहुत हुआ, सब पराठे जला रही है, तू जाकर टेबल लगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ की बात सुन वो टेबल लगाने लगी। तेरी शादी के लिए इतने पापड़ बेले हैं, पर तू हर बार हमारी मिट्टी पलीत कराने पर तुली रहती है। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। पापा के ये सब उसे बाढ़ की तरह चुभे थे। पारुल को भी परसों लड़के वाले देखने आ रहे। तेरी वजह से इस बार रिश्ता टूटा तो जान लेना, अपने ही ऐसा गम दे सकते हैं, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों ये दुनिया सपनों की सेज नहीं है? बस कांटे ही कांटे क्यों बिखरे हैं चारों तरफ? आंख बंद करते ही उसकी आंखों में अपनी सहेली मानसी की सूरत उभर आई। आह, कितनी प्यारी मुस्कान थी उसकी। कॉलेज में लड़कों के दिलों की जान थी, पर तब क्या पता था कि किस्मत हमेशा हंसते हुए चेहरे को ही रुलाता है। मानसी ने घर से भागकर शादी की थी। उस वक्त तो वो बहुत खुश थी। फिर जब 1 साल बाद उसकी सास ने उसे जबरन घर से उखाड़ फेंका, हाँ उखाड़ ही तो फेंक दिया था। हम लड़कियां होती भी तो पौधों सी हैं, मायके से ससुराल के आंगन में रोप दी जाती हैं, बिना ये सोचे कि इतनी आसानी से क्या वो अपनी जड़ें त्याग पाएंगी और फिर बिना कुछ कहे ससुराल की नई ज़मीन पर अपनी जड़ें बैठा पाएंगी। मानसी जाती कहाँ? वरुण ने भी माँ पापा के आगे ऐसी हार मानी कि वो हार उसकी दूसरी शादी पर ही आकर रुकी। अपने सरदर्द को निदानिका अनजाने ही बढ़ा बैठी थी। अपना सर झटक उसने मानसी के एहसास को हटाने की नाकामयाब कोशिश की और अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी प्रोफाइल खोले घंटों वो अपनी शादीशुदा सहेलियों और उनके मुस्कुराते चेहरे को देख खुश होती रही। तभी पारुल कमरे में घुसी। क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की? अब देख लिया ना नतीजा। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे चक्कर में मैं ही बूढ़ी ना हो जाऊं। तुम समझती क्यों नहीं हो? ससुराल में जाओगी तो ऐसे ही बकवास करती फिरोगी क्या? कल अमन और उसका परिवार आ रहा है। भगवान के लिए कल कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, समझी ना? निदानिका को लग रहा था
मानो वो एक निहायत ही गिरी हुई बेवकूफ़ लड़की है जिसे समय के साथ कदम मिलाना नहीं आता। सच भी तो यही था। अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह ना उसे सजने संवरने का शौक़ था, ना ही ज़्यादा घूमने और बात करने का। बड़ी मुश्किल से वो बाज़ार जाती थी, पर कहते हैं ना, आज के ज़माने में लोगों को मिलावटी चीज़ें पसंद आती हैं, और निदानिका में वही मिलावट नहीं थी। आज का दिन बहुत व्यस्त था। जहाँ एक तरफ पारुल को देखने लड़के वाले आ रहे थे, वहीं निदानिका को आज यूनिवर्सिटी से लेक्चर पद के इंटरव्यू का कॉल भी आ गया था। असमंजस की स्थिति थी। माँ चाहती थी कि निधु जाए, पर पापा और दादी का कहना था कि हमने पढ़ाया लिखाया ताकि समाज से तालमेल बिठा सके, पर वो तो होता नहीं उससे। अब नौकरी करके घर की इज्जत मिट्टी करने से अच्छा है माँ का काम में हाथ बटाए। यह 21वीं सदी है, इसमें इंसान आज़ाद है, स्वच्छंद है। ऐसे में भी पापा और दादी की ये सोच उसे नागवार लग रही थी। पहली बार खुलकर चिल्लाना चाहा था उसने। हमेशा से ही पापा और दादी ने उसके सपनों को, उसकी इच्छाओं को मारा है। इंटर की परीक्षा के बाद जब उसने भी बीटेक करना चाहा, तो दादी और पापा ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। दादी को तो बस यही चिंता थी कि दहेज भी देना होगा, और अभी ये पढ़ाई का इतना खर्चा। मन मार के उसने मैथ से ही बीएससी किया था। समय के साथ उसके रुझान बढ़ रहे थे। एमएससी के बाद ही उसने नेट निकाल लिया था, पर पापा और दादी तो उसकी शादी के पीछे पड़े थे, और ज़्यादातर लड़कों को उसका इतना पढ़ा होना रास नहीं आता था। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि घर का काम कराना है, कोई मास्टरनी नहीं बिठानी घर पे। इसी बात पर जब उसने कह दिया कि आपको जो पसंद हो आप उससे शादी करें, तो क्या गलत कह दिया। उस दिन हद ही हो गई। दादी पापा के साथ माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुनाने में। और आज फिर इतना नाटक। माँ, पारुल को देखने आ रहे हैं ना? मुझे तो नहीं, मुझे जाना है। और पापा और दादी ज़ोर से चिल्लाए थे। देखो, सह देने का नतीजा, समझी आप? और वो कमरे में आकर अपनी खुशी को भी दुख मान रोती रही। क्या शादी के लिए ही बनी होती हैं लड़कियां? माना कि शादी मातृत्व एक स्त्री को संपूर्ण बनाते हैं, पर क्या उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं? आज भी लड़की कितनी पढ़ी लिखी और तेज क्यों ना हो, लड़के वालों के सामने उसे गाय बनकर रहने की सीख दी जाती है। क्या वास्तव में वो जैसी है उसे वैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता? उसमें बदलाव करने ज़रूरी हैं। गोरी नहीं है तो गोरेपन की क्रीम लगाकर गोरा होने की सलाह, मोटी है तो जिम जाकर पतले होने की सलाह, पतली है तो खाकर मोटे होने की सलाह, लंबी है तो दिक्कत, छोटी है तो परेशानी। शादी से पहले आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब चीज़ें दिखाना ज़रूरी। चलकर दिखाओ तो कभी ढोलक, हारमोनियम, तबला सबका डेमो देकर दिखाओ। क्या यह सब लड़कों में नहीं देखना चाहिए? उसे तो बस लड़का होने की क्लीन चिट दे दी जाती है। मेहंदी आती है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, खाने में क्या बना लेती हो, घर के काम आते हैं। ओह, कितना कुछ पूछा जाता है लड़कियों से, और लड़कों से सिर्फ इतना, कितना कमा लेते हो। माना कि वो कमाता है, घर चलाता है, पर स्त्री कमाने के बाद भी अभी उसे गड्ढे में है जहाँ थी। रह रहकर निदानिका सोच रही थी, कुछ भी हो जाए मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। खुद कमाना ज़रूरी है, और जन्म देने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी ग़ुलामी करूं। बस बहुत हुआ। बिना कुछ बोले निदानिका यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है। सिलेक्शन का लेटर भी उसी दिन दे दिया जाता है। निदानिका खुशी से मुस्कुरा उठती है। घर आकर पता चलता है कि पारुल की शादी तय हो गई है। अरे वाह माँ, ये तो खुशी की बात है। माँ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। दादी और पापा की आवाज़ें उसके कान में भी आ रही थीं। इसकी वजह से न जाने कब जी पाएंगे हम, न जाने क्यों इतनी जिद्दी है। बेटी ना हुई, बोझ बन गई है। निदानिका की आंखों में आंसू थे और हाथों में सिलेक्शन लेटर। वो कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। पारुल का रिश्ता पक्का हो गया है, पर उनका बार बार एक ही सवाल था कि अब तक बड़ी बिटिया क्यों कुंवारी है। हम क्या कहते, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं ना? मैं तेरे पापा
कितना कुछ किया तेरी खुशी के लिए, और आज तू कहते कहते माँ रो उठी। माँ आप भी? निदानिका को नफरत हो रही थी खुद से। वो क्यों पैदा हुई? ये कैसी दुनिया है जो कि इंसान को सीधे से जीने भी नहीं देती। माँ कल से मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ और वहीं से पीएचडी भी करूँगी। और आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ नहीं रुकना। मैं वहीं कॉलेज में स्टाफ के मकान में रहूँगी। निदानिका तू पागल है, अगले हफ्ते पारुल की सगाई है और तू जाने की बात। माँ पारुल अपना भला बुरा समझती है और आप पापा दादी सब तो हो ही उसके साथ। मैं रही तो लोगों के 1000 प्रश्न होंगे, उससे अच्छा मैं ना रहूँ। दानिका बेटा माना कि वो तुझसे ऐंठ कर बात करती है, पर तू तो बड़ी है ना उससे, माफ़ कर दे उसे। माँ मैं किसी से क्यों नाराज़ होने लगी, मैं तो बस अपने जीवन के कुछ फैसले लेना चाहती हूँ। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ माँ, तेरे पापा चाहते हैं तू एक बार पारुल के ससुराल पक्ष अमन के बुआ के बड़े बेटे विनय से मिल लेती। पर क्यों? असल में तेरी ही उम्र का वो भी है और कमा रहा है। अच्छा 2 साल पहले ही शादी हुई थी और अभी 7 महीने पहले एक्सीडेंट में उसकी बीवी की मृत्यु हो गई। तो बेटा अब अच्छे रिश्ते तो हाथ से निकल ही गए। एक बार तू। हाँ आप पागल हो गई हैं। निदानिका के सब्र का बांध आज भरभरा कर गिर चुका था। तभी बाहर खड़े पापा और दादी अंदर आ गए। 32 की उम्र में तू सोचेगी कि तेरे लिए कोई राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आएगा, तो वो सपने छोड़ दे, शादी कर ले और हमारा पीछा छोड़ दे। पापा गुस्से से कांपने लगे थे, उसके होंठ बोलना ही भूल गए थे। ये मेरे अपने हैं। दादी एक बार फिर चीख रही थी, तू ऐसे ही मरेगी कुंवारी, पैदा होते अपने बाबा को खा गई, तेरे बाद एक वंश न जन्म पाया, रंग भी सांवला, ऊपर से तेवर तो देखो। दानिका से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने सर्टिफिकेट लेकर घर से निकल गई। माँ पीछे पीछे भागी, पर अब क्या? ऐसे तीखे शब्दों ने उसके दिल को छलनी जो कर डाला था। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और साफ थी। लड़के लड़कियों के साथ ही पढ़ने से चहल पहल कुछ ज़्यादा ही रहती थी। आज निदानिका की पहली क्लास थी। मैथ उसे बचपन से ही पसंद था, साथ ही कला और संगीत में भी वो बहुत निपुण थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक पिछड़े ज़माने की बेवकूफ़ लड़की थी, उसमें भी सभ्यता कौशल कूट कूट कर भरे थे। अफसोस था तो बस इतना कि उसे देखने आए लड़कों और उनके परिवारों को वो गुण आकर्षित नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे ही सही, निदानिका खुद को स्थापित कर रही थी। यूनिवर्सिटी में ही स्टाफ के लिए बने मकान में रहने से बच्चों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। साथ ही वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। आज पारुल की सगाई थी, ना उसे किसी ने बुलाया था, ना वो खुद जाना चाहती थी। कभी कभी हमारे अपने कितने ज़्यादा पराये हो जाते हैं। समय के साथ ही निदानिका का नाम यूनिवर्सिटी के नामी शिक्षकों में लिया जाने लगा था। मैथ्स पहले से ही लड़कियों के लिए ज़रा कठिन रहती थी, पर निदानिका के आने से बच्चों की शंका का समाधान होने लग गया था। जहाँ पहले कक्षा में 15-20 की उपस्थिति होती थी, वहीं निदानिका की क्लास खचाखच भरी रहती थी। बच्चों का तो यह भी कहना था कि मैम के पास हर समस्या का निदान है, तभी इनका नाम निदानिका है। इन सब बातों से निदानिका की खुशी दुगनी हो जाती। कभी कभी अपने लिए, अपने उद्देश्य को पाने और अपनी कीमत बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। सुनने में आया था कि पारुल की शादी हो गई है और दादी की मृत्यु का समाचार भी मिला। मन तो हुआ कि एक बार जाए, पर आते वक्त के तानों ने उसे रोक दिया। समय हर घाव को भर देता है। निदानिका का पीएचडी पूरा हो गया था। अपने ही कॉलेज में उसका सम्मान किया जाना था। उस दिन निदानिका बहुत खुश थी। एक बार माँ पापा का आशीर्वाद लेने के लिए उसका मन तड़प उठा था। इसी बहाने मिल भी लेगी और माँ को अपने सम्मान की बात भी बता देगी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने जाना तय किया। अभी वो निकल ही रही थी कि यूनिवर्सिटी से उसे एकदम से कॉल आ गया। वो भागी भागी यूनिवर्सिटी पहुंची तो पता लगा कि बड़े सर का अचानक से दिल का दौरा पड़ा है, तो कुछ दिनों के लिए समारोह टाला जा रहा है। उसने भी मदद की
और सर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। वो रोज़ सर को देखने हॉस्पिटल जाने लगी। इसी बीच एक दिन जल्दबाजी में लौटते वक्त वो एक अनजान शख्स से टकरा गई। उस अनजान ने माफ़ी मांगी। न जाने क्यों उस इंसान से निदानिका को आत्मीयता सी हुई। दिन बीत रहे थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा बाहर वही शख्स खड़े हैं। निदानिका कुछ समझ पाती तभी उन्होंने कहा, मैं बड़े सर का पुत्र उद्धव हूँ। निदानिका ने उनकी अवगत की। उस दिन आप जब मुझसे टकराई तो आपकी यह डायरी मेरे पास ही रह गई थी। अनजाने ही निदानिका चौंक उठी। इस डायरी में तो उसने आज तक की सभी दुख और सुख की बातें साझा की थी। उसके चेहरे पर आए भावों को देख उद्धव बोल उठे, घबराइए मत, मैंने इसे नहीं पढ़ा, पर ना जाने क्यों इसे पढ़ने की इच्छा बराबर बनी रही। शायद जल्द ही पिताजी के स्थान पर मैं ही पद संभालूं। आप निश्चिंत रहें, मैंने नहीं पढ़ी। निदानिका को थोड़ा चैन आया। आंखों ही आंखों में लगा मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके बाद तो कभी क्लास के बाद तो कभी डिनर साथ, दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। 2 महीने बाद, निदा एक बात कह सकता हूँ? हाँ, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? निदानिका के चेहरे पर लाली छा गई, पर कुछ ही पल में वो मर्दों से की जाने वाली कठोरता लौट आई। मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ उद्धव, जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। मैं भी बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, तभी तो अब तक कुंवारा रहा। तुम्हें देखा तो लगा मानो तुम ही वो हो जिसके लिए मैं अब तक तन्हा था। निदानिका का चेहरा फूलों सा खिल गया था। उसका सांवलापन मानो 1000 जुगनुओं के चमकने से रोशनी से भर गया था। निदानिका को भी उद्धव बाकियों जैसा नहीं लगता था। अपने माँ बाप की तीसरी संतान और उसमें भी सबसे बड़ा। शुरुआत से ही उद्धव महिलाओं और उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ ही था, पर ना जाने क्यों लड़कियां उसे पसंद नहीं करती। कभी कभी वो खुद शादी से मना कर देता। एक समय आया जब शादी की उम्मीद ही खत्म हो गई। पिताजी के अटैक के बाद निदानिका से हुई मुलाकात और मर्दों और औरतों के रिश्तों की करवाट के तौर पर दोनों के विचार कुछ ऐसे मिले कि दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनने का फैसला कर लिया। पर उससे पहले हम विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधें, मैं चाहती हूँ तुम मेरी इस डायरी को पूरा पढ़ लो, जिसमें जन्म से मिले लांछन, उपहास, माँ, पापा, दादी सभी द्वारा दिए गए जख्म लिखे थे। उद्धव ने उसका हाथ हाथों में ले लिया और कहा, जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते, पर आने वाला कल हमारा है। मैं कल ही तुम्हारे माँ पापा से मिलने और शादी की बात करने जाऊँगा। पर वो निदानिका कुछ कह पाती इससे पहले उद्धव बोल उठा, वो हमारे माता पिता हैं। बच्चों के लिए माँ बाप की डांट भी आशीर्वाद होती है। आज तुम जो भी हो उसमें उनका भी हाथ है, यह बात तुम मानो ना मानो। निदानिका को लगा जैसे समस्त संसार का सुख एकदम से उसकी झोली में आ गिरा। उम्र बढ़ गई थी पर दिल तो अभी भी उतने ही नाजुक और सुकोमल थे। अगले हफ्ते ही निदानिका का सम्मान समारोह होने वाला था, जिसका निमंत्रण देने निदानिका और उद्धव साथ ही गए। निदानिका का घर अब पहले से काफ़ी बदल चुका था। दादी के जाने के बाद बाहर के कमरे को किराए पर उठाकर माँ पापा ऊपर के कमरे में रहने लगे थे। निदानिका को देख माँ ने उसे गले लगा लिया था। उनके कंधे पर सर रखती निदानिका ने भी अपने मन से गुस्से, ईर्ष्या को आंसू के रास्ते धो डाला था। पापा को भी शायद अपने द्वारा किए व्यवहार पर पछतावा था। जब निदानिका ने माँ और पापा से उद्धव को मिलवाया तो वो बहुत खुश हुए। पापा पहले से अब काफ़ी बदल गए थे। दादी के जाने के बाद उनके तेवर नरम पड़ गए थे। पारुल भी 3 बच्चों की माँ बन गई थी, जिसमें से 2 बेटियाँ थीं। पारुल की शादी के वक्त माँ पापा ने काफ़ी कुछ गिरवी रख दिया था, बस ये घर बच पाया था। पापा निदानिका के साथ किए बर्ताव के लिए आज भी खुद को दोषी मानते हैं। माँ ने बताया, वो शाम बहुत अच्छी थी। माँ के हाथ के खाने और पिताजी की बातें, साथ ही साथ उद्धव का उनके लिए अपनापन। निदानिका को अपनी ज़िंदगी मिल गई थी। ऐसे ही साथ की तो उसने हमेशा से कामना की थी। माँ ने चलते वक्त जब दोनों के हाथ में शगुन रखा तो दिल भर आया।
सच कहता है उद्धव, माँ बाप अच्छे हों या बुरे, हमारे लिए उनकी डांट भी आशीर्वाद है। उद्धव चाहता था कि माँ पापा हम दोनों के साथ रहें, पर पिताजी की पुरानी सोच कि लड़कियाँ पराई हैं, उनके यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता। निदानिका ने कोई दबाव नहीं डाला था, पर घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमज़ोर होने का संकेत दे रही थी। अपने सम्मान की बात बताने पर पापा कितना खुश हो गए थे। अगले हफ्ते ही उसका सम्मान समारोह धूमधाम से हुआ। उद्धव के परिवार में सिर्फ पिताजी थे। माँ का काफ़ी पहले ही निधन हो गया था। बाकी के भाई बहन भी सेटल हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का निश्चय किया। माँ, पापा और कुछ सहकर्मियों के सामने उद्धव और निदानिका एक दूसरे के हो गए, पर अभी भी उद्धव पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। जिस हिसाब से उसने माँ पापा जी को देखा था, वो चाहता था कि उनके लिए कुछ किया जाए। उद्धव के मन में एक विचार था जिसे उसने निदानिका के साथ साझा किया। उसका प्लान था माँ पापा के घर को सभी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया जाए, जिससे न उन्हें कोई कमी हो, ना ही किसी की अनुपस्थिति खले। कुछ ही समय में पापा के मना करने के बाद भी निदानिका के पूरे घर का नक्शा ही बदल गया था। माँ पापा के लिए एक सर्वेंट के साथ साथ उद्धव ने पापा को कई सारे क्लब्स में सम्मिलित कर दिया था, जिससे उन्हें कभी भी एकांत न लगे। माँ अपनी सखी सहेलियों के साथ ही खुश थी। सर्वेंट के आने से उन्हें अब घर भर के काम नहीं करने पड़ रहे थे। उद्धव जहाँ निदानिका के माँ बाप की इतनी सहायता कर रहा था, वहीं लगातार वो अपने पिता की भी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था। पारुल सदा ही अपने बारे में सोचने वाली लड़की थी। उसके लिए माँ पापा के लिए समय नहीं था। पर अब जब माँ पापा निदानिका को इस तरह उनकी चिंता करते देखते, तो उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी ही बिटिया के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया। एक दिन जब उद्धव घर आया तो निदानिका माँ पापा के फेवरेट पकौड़े बना रही थी। माँ ने उसे उद्धव के पास भेजते हुए कहा, अब बस बेटा, कितना करोगी हमारे लिए, अब तेरी जीने की बारी है, जा उद्धव के पास बैठ। तब तक उद्धव भी आ गया। क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं उद्धव बेटा, पिताजी अंदर आ गए थे। तुम दोनों कुछ समय अकेले भी व्यतीत कर लिया करो, यही तो उम्र है। कहते कहते पिताजी ने निदानिका और उद्धव को ऊटी की टिकट सौंप दी। दोनों ही चौंक उठे। इसकी क्या ज़रूरत पापा? कुछ कर्तव्य समय से भी पूरा कर देना ज़रूरी है बेटा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, सदा ही तुझे जली कटी सुनाता रहा। पापा के इस हृदय स्पर्शी संवाद को सुन निदानिका की आंखें भर आईं। आज उसे सच में माँ और पिता का मतलब समझ आया था। वही उसके माँ पापा की आंखें भी नम थीं। उद्धव ने सबको हंसाने का प्रयास किया और उसी शाम निदानिका के माता पिता और उद्धव के पिताजी सब मिलकर डिनर के लिए गए। अगले दिन सुबह की फ़्लाइट थी ऊटी के लिए। जल्दी जल्दी निदानिका ने पैकिंग की और दोनों अगली सुबह निकल गए थे ऊटी की वादियों में एक नए जीवन की शुरुआत करने।